बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के जुड़ने का। नमस्कार, मैं डॉक्टर HK खरबंदा आप सबसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की जो सेकंड वेव इस वक्त पूरे 5-6 कंट्रीज़ में काफ़ी फैल रही है और भारतवर्ष में लगभग 78% जो मामले हैं कोरोना के इस वक्त वो महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, केरला और कर्नाटका से हैं। तो इतना ज़्यादा इसका स्प्रेड है। चंडीगढ़ की अगर हम बात कर लें तो आज हमारे 287 पॉजिटिव केसेस हैं और एक डेथ हुई है कोरोना वायरस की वजह से। पंजाब की बात कर लें तो 2903। सो लगभग आंकड़ा बहुत तेज़ी से ग्राफ हमारा बढ़ रहा है। तेज़ी से ग्राफ बढ़ना जो सेकंड वेव है ये अब तो लगभग सबने मान लिया है कि यस, भारतवर्ष में ये कोरोना वायरस की सेकंड वेव है और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम महाराष्ट्र में इसका प्रकोप है इस वक्त। आज महाराष्ट्र में हाई लेवल की CM लेवल की मीटिंग चल रही है। हो सकता है कि वहाँ कुछ लॉकडाउन वाली कुछ कुछ तो चल रहे हैं। इवनिंग के तो कई डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी नाइट के लॉकडाउन तो चल रहे हैं, लेकिन इस बार का जो वायरस है लॉकडाउन से भी उसमें कोई ज़्यादा असर दिखता नहीं है। कई स्टडीज़ ऐसी आई हैं कि लॉकडाउन से इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो आज हम चर्चा इसी बात पे करेंगे, उसके बाद आप सबके सवाल भी लेंगे। तो पहले मैं अपनी बात आपके आगे रख लूँ, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें 15-20 मिनट का, फिर आप सवाल सारे कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मेरी कोई एंड टाइम की सीमा नहीं है। जब तक आपके सवाल नहीं ख़त्म होंगे मैं आपके सारे जवाब देकर ही जाऊंगा। तो बात यह है कि ये जो नया अब इसमें तीन जो कोरोना वायरस का ये सेकंड वेव है, इसमें तीन टर्म्स बड़ी कॉमन हैं और उतनी ही कंफ्यूजिंग भी हैं। एक वेरिएंट है, एक शब्द हमें मिलने को मिलता है स्ट्रेन नया आ गया, एक हमें शब्द मिलता है कि म्यूटेट कर गया वायरस। सो वायरस की म्यूटेशन क्या है, वायरस के स्ट्रेन्स नए नए कौन से हैं, और ये जो वायरस है इसका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है। बिहेवियर चेंज हो जाता है स्ट्रेन के केस में। जैसे कि इस बार जो नया वायरस है उसमें कुछ कुछ ये देखने को मिल रहा है, जैसे यूके वाला स्ट्रेन आ गया, इसकी बात की बड़ी चर्चा है अभी पंजाब में यूके वाला स्ट्रेन। और ये वायरोलॉजी में टेस्टिंग होती है, कुछ रैंडमली सैंपल जितने कोविड टेस्ट होते हैं उनमें से कुछ सैंपल वायरोलॉजी लैब पुणे भेजे जाते हैं और वहाँ से फिर कंफर्मेशन आती है। और पंजाब में पिछले दिनों ये कंफर्मेशन आई थी कि ये नया स्ट्रेन वहाँ पंजाब में मिला है। तो स्ट्रेन में ना बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। जैसे इस बार का जो बिहेवियर है उसमें 10 साल से कम वाले बच्चों को भी देखने को मिल रहा है। इसी तरह जो 40 से कम की एज वाले हैं उनमें सुबह निमोनिया होता है और शाम को उनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है। मतलब एक दिन भी नहीं मिलता, इतना फास्ट स्प्रेड करता है। इसी तरह ये हाईली कंटेजियस है, कंटेजियस नहीं हाईली कंटेजियस। ये इसलिए इस बार देखिए सरकार के लॉकडाउन की बजाय हम खुद का लॉकडाउन लगाएं, ये आंसर है। अभी मैंने सिर्फ स्ट्रेन की बात की है, स्ट्रेन के साथ साथ वेरिएंट नए की बात हम करेंगे और उसी के साथ साथ हम म्यूटेशन की बात करेंगे। म्यूटेशन में क्या होता है, जिस तरह हम लोग अपने आप को, आज मनुष्य अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है कोरोना वायरस के खिलाफ, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने वैक्सीन बनाई, वैक्सीन बना के लगातार हम लगे हुए हैं कि वैक्सीन लग जाए। और पिछले 24 घंटों में खूब सारी वैक्सीन लगी है। ऐसा नहीं है, 60 करोड़ लोगों को पूरे विश्व में वैक्सीन अब तक लग चुकी है। तो लेकिन ये जो वैक्सीनेशन है ये हमें बहुत बढ़ानी है। पिछले 24 घंटों में 36.7 लाख लोगों को भारतवर्ष में वैक्सीनेशन लगी है। तो ये वैक्सीनेशन और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी तब तक ये वायरस बैकफुट पे जाने वाला नहीं है। ऐसा हमने स्वाइन फ्लू के टाइम पे देख लिया, SARS-1 के टाइम पे देख लिया और कई सारी वायरल डिजीजेस के टाइम पे देख लिया कि जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं। अब हर्ड इम्यूनिटी कैसे आती है, हमारा जो सीरो सर्वेलेंस हुआ है लगभग सब जगह 25% लोगों को ये वायरस ऑलरेडी, जो फर्स्ट वेव में 25% लोगों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया था। उसके बाद अब 40 को जब तक और वैक्सीनेशन लगे या दोबारा ना हो तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी।
65%, अगर टोटल पॉपुलेशन के 65% लोगों में अगर इम्यूनिटी एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तब हर्ड इम्यूनिटी आती है, तब ये वायरस बैकफुट पे जाता है। जब जनवरी फरवरी में केसेस बहुत कम हो गए थे, तो एक बार तो हमें भी ऐसा लगने लगा था कि शायद भारत में हर्ड इम्यूनिटी आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेकेंड वेव आते ही इसका ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा, और ये सुपर कंटेजियस, हाईली कंटेजियस होने की वजह से इसका स्प्रेड बहुत फास्ट है। और अगर एक बात और है, राजस्थान में आरटीपीसीआर में भी ये वायरस हमारा नहीं पकड़ में आ रहा। वहाँ पर सीटी स्कैन जब होता है, जब किसी को सिम्टम्स आ जाते हैं, हाँ एक बात और, सिम्टम्स इसी के पहले जैसे ही हैं, लेकिन उनकी सीवियरिटी ज़्यादा है। वही लॉस ऑफ टेस्ट है, वही लॉस ऑफ स्मेल है, वही फीवर है, वही जुकाम है, वही खांसी है, और वही मलेज है, बॉडी थकावट है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम वीकनेस है, शरीर दर्द है बहुत ज़्यादा, एनर्जी का बिल्कुल लॉस है। ये सारे सिम्टम्स जो और इस बार डायरिया ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये चेंज है, जो नया जो सेकंड हमारी वेव है उसमें डायरिया ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये सारे चेंजेस हैं, लेकिन सीवियरिटी ज़्यादा है सिम्टम्स की। तो हमें केयरफुल रहना है, हम सबको, आपको, मुझे, सबको हमें केयरफुल रहना है। परहेज़ वही हैं, वैक्सीनेशन आ चुका है, जिसने नहीं लगवाया कृपया जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन अपना लगवाइए, और ख़ुद को जल्दी से पहले अपने आप को एहतियात में देखिए। वैक्सीनेशन लगने का सबसे बड़ा क्या फ़ायदा है, अदरवाइज़ जो एफिकेसी रेट है 70-75% है, लेकिन जिसको वैक्सीनेशन लग गया उसमें जो कोरोना वायरस है ये सीवियर फॉर्म में नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। आपके अंदर कुछ लेवल की इम्यूनिटी तो बन जाएगी, पहली डोज से भी थोड़ी इम्यूनिटी बन जाती है, तो आपको सीवियरिटी नहीं आएगी। कई बार ऐसी शॉकिंग खबरें, हमें ये खबरें देखने को मिलती हैं कि फ़लाँ आदमी ने 2 डोज लगवा लिए फिर भी उसको कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गया। भाई, दोनों डोजेज लगने के भी 15 से 21 दिनों के बीच में पूरी तरह इम्यूनिटी बनती है। तो हर चीज़, एंटीबॉडीज़ बनने में समय लगता है, डिपेंड करता है कैसे कैसे हर इंसान की इम्यूनिटी अलग होती है। सब में एंटीबॉडीज़ बनने की स्पीड कम होती है। जो लोग स्मोकर्स हैं या जो लोग ड्रिंकर्स हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनमें एंटीबॉडीज़ कम बनती हैं और देर से बनती हैं और जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग योग करते हैं, जो लोग बहुत स्वस्थ लाइफ जीते हैं, उन लोगों में एंटीबॉडीज़ जल्दी बनती हैं और लंबे समय तक रहती हैं। और जो हालात दिख रहे हैं, हो सकता है हमें ये गाइडलाइन अभी आएंगी, इन पे बातचीत चल रही है, 6 से 8 महीने के बीच में एक हमें बूस्टर डोज भी लगवानी पड़ सकती है। एक और एक 2 डोजेज तो अब लगेंगी, और 28 दिन वाली डोज को, क्योंकि डोजेज कम हैं, ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाए, ज़्यादा लोग कवर हो जाएं, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ जाएं, इसलिए कोविशील्ड की जो डोज है उसके बारे में एक हमारे गाइडलाइन आई है कि आप 28 दिन से इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 4-6 हफ्ते और बढ़ा सकते हैं इस दिन टाइम पीरियड को सेकंड डोज के। तो हो सकता है 8 या 10 महीने बाद एक बूस्टर डोज भी आ जाए, ताकि ये इम्यूनिटी हमारी थोड़े लंबे समय तक बन जाए। तो ये सारे सिनेरियोज हैं। और एक बात और देखिए, इस बार क्यों इतना एहतियात बरतने की ज़रूरत है। एक तो पिछली बार लॉकडाउन था और नया ये वायरस था, लोगों में डर का माहौल था। इस वक्त लोगों में थकावट का माहौल है, वो लोग मास्क लगा के और बंद झेल के या बिजनेस के नुकसान झेल के लोग थक चुके हैं। इस बिहेवियर, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, उसको अपनाना लोग नहीं चाह रहे। लेकिन मैंने आपको राजस्थान का एग्जाम्पल दिया, 80% केसेस एसिम्टोमेटिक मिल रहे हैं। और अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं और आप आरटीपीसीआर कराएंगे नहीं, तो आप कैरियर हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सिर्फ एक इंसान अगर मास्क नहीं लगाता और एसिम्टोमेटिक वायरस का कैरियर है, तो वो अकेला 400 से अधिक लोगों को वायरस बांट देगा। इतना ज़्यादा इसमें इफेक्ट है। तो हमारी ये बार बार गुजारिश है, अगर आपको हल्का सा भी फीवर है, हल्का सा खांसी है, शरीर दर्द है, डायरिया है, या घर में 2 लोग बीमार हैं एक साथ, या आप किसी ऐसे सस्पेक्ट को मिल के आए हैं,
तो आप आइसोलेशन में रह लें, कम से कम आप लोगों को तो बचाएं। ये मेरी गुजारिश है, ये मेरी अपील है आपके प्लेटफॉर्म के जरिए कि इसके स्प्रेड को हम जितना रोक सकते हैं वो तो रोकें। जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर चलता ही रहेगा और ये चलाना ही पड़ेगा हमें। वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर आप सबको पता है, मुझे इसको बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 30 सेकंड से ज़्यादा हमने हाथ धोने हैं, मास्किंग करनी है, अपने हाथों को नाक, मुंह और आंखों में नहीं लगाना है, और मास्किंग और दूरी, डिस्टेंसिंग, कम से कम 3 गज की दूरी, ये बहुत ज़रूरी हैं। ये सब अगर आप प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे, डेफिनेटली। अब देखिए, अब हम कैब्स में भी जा रहे हैं, अब हम अपने ऑफिसेस, बिजनेस, पब्लिक डीलिंग भी कर रहे हैं, तो इसीलिए बार बार आपसे गुजारिश है, मास्किंग ऑन रखें और हम अपना दूरी बना के रखें। तो सवालों की झड़ी लगनी शुरू हो गई है। मैं सिर्फ गुजारिश करूंगा कि मैं आपके सवाल बिल्कुल लूँगा, मुझे अपना पहले टेक्स्ट पूरा कर लेने दीजिए, जो जो जानकारी है वो पूरी कर लेने दीजिए, तो डेफिनेटली आप सबके सवाल मैं ले लूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सवाल आपके। विशाल शर्मा जी ने मुझे सवाल पूछा है, मैं सबके सवाल अभी अभी लूँगा, मैं नोट कर रहा हूँ साथ के साथ, और आपके सबके सवाल ले लूँगा। तो मैं बात कर रहा था वैक्सीनेशन, अब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं। वायरस के बारे में मैंने कमोबेश आपको काफ़ी कुछ बताया है। तो देखिए, वैक्सीनेशन, सबसे पहला ये डाउट अपने दिल से ख़त्म कर लीजिए कि ये वैक्सीन, देखो मेरे पास रोज़ाना इतने सवाल आते हैं कि जी हमें डर लगता है, वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे। अब डर क्यों लगता है? क्यों जी, ये वायरस, ये तो वैक्सीन 10-12 महीने में तैयार, 10 महीने में तैयार हो गई। पहले जो आज तक जितनी वैक्सीन बनी हैं, तो वो तो 20-20 इतने दिनों से आ रही थी, तब तो कुछ हमें हुआ नहीं। अब कैसे वैक्सीन इतनी ज़्यादा, मतलब लोग कह रहे हैं कि आ गई है, इतनी तेज़ी से वैक्सीन कैसे बना ली आपने, ये बार बार बोला जा रहा है। तो देखिए, वैक्सीनेशन, मैंने आपको वही बताया, सार्स के टाइम से, ये कोरोना वायरस जब 1 आया था, सार्स, तब से वैक्सीनेशन की तैयारी हो रही थी। मैंने बिल्कुल चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, ये व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे बाई चांस, अगर किसी को बाद में कोई सवाल याद आता है, अगर कोई रह जाता है, तो आप लोग दोबारा भी संपर्क मेरे से कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन लगवाने से मत घबराइए, मत डरिए। वैक्सीनेशन आप लगवाएंगे तो वैक्सीनेशन के हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स तो आएंगे। क्या साइड इफ़ेक्ट्स आएगा? जहां आप लगवाएंगे हल्का सा दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, या शरीर में थकावट रह सकती है, जो कॉमन कोरोना वायरस के सिम्टम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर अपने आप को प्रोटेक्शन करने की तैयारी कर रहा है, और ये अच्छे सिम्टम्स हैं। इससे ये पता लगता है कि शरीर तैयार हो रहा है आपको वैक्सीन लगने के बाद। और एक बात और, जितनी ये वैक्सीन हमारी ज़्यादा लगेगी, उतना ही वायरस अपने आप को म्यूटेशन ज़्यादा करेगा। म्यूटेशन का मतलब है वायरस अपना रंग रूप बदल लेता है। वो रंग रूप, जैसे हम कोरोना वायरस को मारने में लगे हुए हैं, वो अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने में लगा हुआ है। तो उसको जहाँ जहाँ टेस्ट हमारी वैक्सीन का पता लगेगा, तो वो अपना नया फॉर्म पैदा कर लेगा। तो ये म्यूटेट तो करेगा। अगर हम बहुत तेज़ी से वैक्सीन लगाएंगे तो भी करेगा, अगर बहुत धीरे लगाएंगे तो भी करेगा। तो ये नोटोरियस वायरस है, इसके साथ की लड़ाई तो हर्ड इम्यूनिटी के बिना नहीं हम अचीव कर पाएंगे। तो इसीलिए सजेशन यही है, आप वैक्सीनेशन की कंट्रा इंडिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत कॉमन सवाल मेरे से पूछा जाता है, कौन कौन लोग हैं जो वैक्सीन ना लगवाएं? तो बच्चे वैक्सीन न लगवाएं, 18 साल से कम के बच्चे। हालांकि यूके में बच्चों को वैक्सीनेशन पे ट्रायल हो चुका है, और लगनी भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएंगी, कोविशील्ड ही लग रही हैं वहाँ भी, तो ये वैक्सीन लगनी वहाँ शुरू हो जाएगी। लेकिन भारतवर्ष में अभी बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे। हम प्रेग्नेंट वुमेन बिल्कुल नहीं लगवाएं, लैक्टेटिंग मदर्स न लगवाएं, और जो लोग हिपेरिन पे हैं, हिपेरिन पे हैं, और जो हिपेरिन पे हैं, और हिपेरिन का मतलब है जिनको क्लॉटिंग की समस्या है, जो ब्लड थिनर्स दवाइयों पे हैं, वो अपने
वैक्सीन से परहेज करें या फिर अपने डॉक्टर से सलाह करके बात करें। देखिए, कोई घबराए मत, आप अपने फैमिली फिजिशियन से पूछें, मेरे से व्हाट्सएप करके पूछें कि मुझे ये समस्या है, तो क्या मैं लगवाऊं वायरस ये वैक्सीन या ना लगवाऊं। कई लोगों को लिपिड्स, देखिए अगर आपको कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है विद मेडिसिन और विदाउट मेडिसिन, अगर आपको कंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, आपका ब्लड शुगर लेवल दवाई के साथ ठीक रहता है, और अगर आपका कीमोथेरेपी चल रही है, रेडियोथेरेपी चल रही है, कैंसर की सर्जरी हो गई है, अब सिम्टम्स कंट्रोल में है, एग्रेशन में नहीं है, अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। अगर नहीं भी है तो 3 या 4 हफ्तों की आप दवाई लें, आप परहेज करें, आप एक्सरसाइज करें और उसके बाद आप वैक्सीनेशन लगवा लें। अपने डॉक्टर के पास आप अपनी समस्या लेके जाएं, आपको जवाब मिलेगा। बिल्कुल आपके हर सवाल का जवाब हम लोग देने की कोशिश करेंगे और हर समस्या का समाधान करेंगे। कोई ना कोई तरीका आपको ढूंढ के आपको बताएंगे कि हाँ ऐसे कीजिए और ऐसे वैक्सीनेशन लगवा लीजिए या ऐसे मत लगवा लीजिए। तो सवाल बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, मैं जल्दी से अपना सेशन ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो वैक्सीनेशन लगवाने के बाद कुछ चीज़ें आपने नहीं करनी हैं, ये ख्याल रखना है। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, मैं इसलिए इनको ले रहा हूँ। सबसे पहले टैटू नहीं लगवाना किसी ने भी। अगर आपने आज वैक्सीनेशन ली है तो अगले कुछ दिन टैटू मत लगाएं, उससे हमारा इम्यूनाइजेशन रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। स्मोकिंग ना करें और अल्कोहल का इस्तेमाल न करें। 1-2 दिन पहले, 3 दिन, जितनी, वैसे तो हमेशा ही नहीं करना चाहिए, अगर करें भी तो कम से कम करें, लेकिन इन दिनों तो न करें। एक से दूसरी डोज के बीच में और दूसरी डोज से लगने के अगले महीने तक आप न करें। एक बात और, कोई और वैक्सीन साथ में न लगवाएं। जब आप कोरोना वायरस की कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो कोई और वैक्सीन उसके साथ फ्लू का शॉट भी ना ले लें, वो भी ना ले लें, ऐसा ना करें। एक समय पे सिर्फ यही वैक्सीन लगेगी, दूसरे वैक्सीन ना लगवाएं। तीसरा, आपको वैक्सीनेशन लगवाने के बाद थोड़ा स्टेमिना कम होगा तो एक्सरसाइज से परहेज करें। अपने आप के साथ जद्दोजहद ना करें, दौड़, थोड़ी सी एक्सरसाइज से बच जाएं थोड़े दिन। चौथी बात, अपने आप को हाइड्रेट करके रखें, खूब सारा पानी पिएं, नारियल पानी पिएं, छाछ पिएं, अपने आप को हाइड्रेट करें, क्योंकि अंदर खुश्की आएगी, पानी की कमी आपको महसूस होगी, काफ़ी पानी की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसी तरह 5वां पॉइंट, अपना सर्टिफिकेट संभाल के रखें। वो इसलिए क्योंकि यूएस में डिजिटल शुरू हो चुका है, डिजिटल पासपोर्ट शुरू कर दिया उन्होंने। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो भविष्य में ऐसा हो सकता है, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तभी आप जा पाएंगे, वरना नहीं जा पाएंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सवाल हैं, तो मैं सवाल आपके लेने शुरू कर देता हूँ। हाँ, एक बात और, देखिए मैं आपको समझाना चाह रहा था कि देखिए रॉबर्ट वाड्रा को हुआ, सचिन तेंदुलकर को हुआ, अमिताभ बच्चन को हुआ, बड़े से बड़े कई राष्ट्रपति हमारे, कई हर वीवीआईपी पर्सन को ये हो गया, तो वो आइसोलेशन में खुद रहते हैं, हमसे ज़्यादा परहेज करते हैं। अगर ये वायरस इतना ज़्यादा, सेकंड वेव खासकर इतनी कंटेजियस है, अगर आप घर से नहीं बाहर जाएंगे तो भी किसी ना किसी के बहाने, आपके सर्वेंट के जरिए, आपके कुरियर वाले के जरिए, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए डबल मास्किंग और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन, ये तो बिल्कुल मस्ट है। मैंने बता दिया आपको, सेकेंड वेव में डायरिया के सिम्टम्स ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर आपको आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है लेकिन सिम्टम्स हैं, या आपके घर में और किसी को है, तब भी आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। 14 दिन का क्वारंटाइन अगर आप कर लें, जान है तो ही जहान है, तो आप 14 दिन क्वारंटाइन कर लें, क्या मुश्किल है इसमें। सारी उम्र हमने बिजनेस ही करना है, सारी उम्र हमने नौकरी ही करनी है, और आजकल तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, आप घर से बैठ के भी बड़ा कुछ कर सकते हैं, बल्कि कई चीज़ें घर से बैठकर ज़्यादा आसानी से हो जाती हैं। मैं पहले से ज़्यादा मरीज़ देख रहा हूँ घर बैठ के, और ज़्यादा इफेक्टिवनेस के साथ देख रहा हूँ, क्योंकि कंसर्न कई समय बचता है घर के एनवायरनमेंट में, आप समय अपने प्रोफेशन को कई बार ज़्यादा दे पाते हैं। तो आपदा में भी अवसर हैं, तो आपदा में अवसर ढूंढिए और अपने आप को इनोवेट कीजिए। देखिए, मुझे अभी कल ही किसी ने एक बड़ा अच्छा, मार्टिना नवरातिलोवा से किसी ने सवाल पूछा, किसी का कोट है, मैं कोट कर रहा हूँ सिर्फ।
उनसे पूछा गया कि आप 48 की एज पे आप अपने से आधी उम्र के यंगस्टर प्लेयर्स के साथ कैसे compete कर रही हैं और उनको बीट भी कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि विश्व में सभी गेम्स हैं, सभी गेम्स जितनी भी फील्ड्स हैं वो सिर्फ 4 इंच के मैदान पे खेली जाती हैं। तो वो अगर आपका 4 इंच का मैदान अगर आपका साफ है, सुथरा है, सुलझा हुआ है, तो वो आप बड़ी आसानी से बिना एज को सिर्फ नंबर मान के हर काम कर सकते हैं। और वो 4 इंच कहाँ है? इन दोनों कानों के बीच। ये हमारा जो ब्रेन है, अगर हमारा माइंड स्वस्थ है, अगर हमारा माइंड स्ट्रेस फ्री है, अगर आप खुश हैं, अगर आपके ऊपर आप मेडिटेशन में बैठते हैं, आप सहज योग करते हैं, आप योगा करते हैं और आप आस्था रखते हैं और हर काम को डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो आप केयर फ्री रहेंगे, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तो आप हर काम को आसानी से कर पाएंगे। तो मैं अब सवाल लेने आपके शुरू कर रहा हूं। विशाल शर्मा जी का पहला सवाल था, ओनली मास्क सोशल डिस्टेंसिंग कैन सेव अस। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन साथ में वैक्सीन जरूर लगवानी है आपने। मनीष सागर जी का सवाल है, वियर ट्रिपल लेयर मास्क एंड सेफ डिस्टेंस विल प्रोटेक्ट अस। बिल्कुल ट्रिपल लेयर मास्क पहने, N95 बिल्कुल पहने। अगर आप रिस्की एरियाज़ में जा रहे हैं तो डेफिनेटली, हम लोग अगर अस्पताल जाते हैं तो हम N95 और साथ में ऊपर ट्रिपल लेयर मास्क एंड ग्लव्स एंड हो सके तो फेस शील्ड सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। तभी बिल्कुल जितना ज़्यादा हम प्रोटेक्शन करेंगे उतना हमारा ही फ़ायदा है, और डेफिनेटली हम स्प्रेड भी नहीं करेंगे। अगला सवाल है बिशु सिंह जी का, सर अगर सारे लोग अच्छे से रूल्स फॉलो करेंगे तो ये सेकेंड वेव कब तक ख़त्म हो जाएगा, और सर ये फुल कब तक होगा ख़त्म? देखिए बिशु जी, इस सवाल का जवाब तो हम सब लोग ढूंढ रहे हैं, अभी हमारे पास इसका कोई कंक्रीट जवाब नहीं है। लेकिन अगर देखिए, अब लॉकडाउन तो पॉसिबिलिटी देखो लॉन्ग रन में नहीं है, कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं, जहां एक घर में 2 घरों में बहुत ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं उनको कंटेनमेंट किया जा रहा है, और मेरे ख्याल से भारत जैसे गरीब देश के लिए यही सही रास्ता है। लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को ही सुधार करना पड़ेगा, यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो कब खत्म होगा? मैंने आपको बताया, जब भारत की 40% जनता को वैक्सीनेशन लग जाएगा। तो अभी तो बहुत कम हमारे वैक्सीनेशन लगे हैं, तो 40%। देखिए इसीलिए बिल्कुल वैक्सीनेशन लगवाएं लगवाएं लगवाएं, बड़े से बड़ा आदमी हर एक। देखिए अगर सवाल वाली बात होती तो मेदांता मेडिसिटी के डायरेक्टर डॉक्टर नरेश त्रेहन, डॉक्टर के तलवार, डॉक्टर के अग्रवाल, ऐसे ऐसे बड़े सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स ने वैक्सीनेशन लगवाया। चंडीगढ़ में डॉक्टर पाठक एक्स डायरेक्टर PGI, सो 80-90 प्लस के डॉक्टर्स ने अपने आप को वैक्सीनेशन लगवाया और पहले दिनों में लगवाया, क्योंकि वो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे। तो अगर वो लोग सामने आ सकते हैं तो हम आप क्यों ना आएँ? इस बात का सवाल मुझे आप इंडिविजुअली सवाल कीजिए, मैं 24 घंटे आपके सवालों का जवाब देने को तैयार हूँ। इस पंचकूला समाचार के प्लेटफॉर्म पे आप पूछिए, वहाँ भी आपको जवाब मिलेगा। हर सवाल मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से आपको बिल्कुल हर डाउट का आपका क्लियर करने के लिए हम बैठे हैं। क्यों ना लगवाएं? जो भी सवाल है आप मेरे से पूछें। मीनाक्षी गुलेरिया जी कह रहे हैं, थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विमल जैन जी का सवाल है, प्लीज़ थ्रो सम लाइट ऑन इंसिडेंट्स ऑफ क्लॉटिंग एंड अदर रिस्क फैक्टर्स इन ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स, रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। बहुत अच्छा सवाल है विमल जैन जी आपका, बिल्कुल इस एस्पेक्ट को हमने टच नहीं किया था। तो आज भी मैं एक PGI में पेशेंट एडमिट करवा के आया हूँ, तो उनका D डायमर 400 की बजाय 900 मिला, CRP अभी हुआ नहीं था। तो मेरा एक अच्छा सा मैसेज है, CRP क्वांटिटेटिव मैं चैट बॉक्स में भी डाल दूंगा। ये एक ऐसा टेस्ट है जो हमारे इन्फेक्शन को बताता है। ये सबने मैंडेटरी कराना है। अगर आपको खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हो तो आप पहले दिन CRP क्वांटिटेटिव जरूर करा लें, और 1 से कम अगर होगा तो हर तरह की बीमारी से आप बच पाएंगे। ना आपको हार्ट अटैक आएगा, ना कभी पैरालिसिस का अटैक आएगा, ना कोई सीरियस बीमारी होगी। ये इतना, हर बीमारी का ये इन्फेक्शन का मार्कर है। अगर हमारे शरीर में इन्फेक्शन नहीं है तो आपको कोई भी बीमारी सीवियरिटी में नहीं टच करेगी।
तो सबको अपना बेस लाइन सीआरपी चेक करा लेना चाहिए। ये बहुत हमें फ़ायदे देने वाली बात है। इसी तरह देखिए, जो लोग ऑलरेडी हार्ट अटैक, विमल जी ये देखिए कौन कौन क्लॉटिंग के रिस्क पे हैं। अगर जितने भी कोमॉर्बिड, इन्हीं को हम बोलते हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हिपैरिन पे हैं, जो ऑलरेडी ब्लड थिनर्स पे हैं, या जिनको आज तक कभी हार्ट अटैक आ चुका है या ब्रेन अटैक जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं आ चुका है, या उनका वारफेरिन पे हैं, हिपैरिन पे हैं, कोई ब्लड की डिसऑर्डर्स हैं क्लॉटिंग के, उन सबको हम डे 1 से एक एंटी इसकी क्लॉटिंग की दवाइयां हैं, वो डे 1 से हम स्टार्ट कर देते हैं। और वो स्पेशल दवाइयां देने का ये फ़ायदा है कि हम इनसे बचा सकते हैं। इसीलिए इस बीमारी में छुपाने वाली बात नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि आपको आज सिम्टम्स आ रहे हैं और आप 5 दिन इस इंतज़ार में बैठ जाएं कि भाई ये ठीक हो जाएगी, खासकर कोमॉर्बिड लोग। और देखिए जितनी डेथ्स भारत में हुई हैं उसमें लगभग 70% लोग 50 से ऊपर वाले हैं। तो 40-45 से ऊपर वाले जितने भी हैं, और जिन लोगों को कुछ हल्की सी भी कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, कोमॉर्बिड का मतलब कुछ कई सारी बीमारियां साथ में लेके चलना, अगर आपको कई बीमारियां हैं साथ में, तो डेफिनेटली आप देखिए, आप इंतज़ार मत कीजिए, आप अपने फिजिशियन से एडवांस में प्रिस्क्रिप्शन लेके बैठ सकते हैं कि अगर मुझे ऐसा हो तो मैं क्या करूं। आप उनसे डिस्कस कीजिए, आप हम लोगों से डिस्कस कीजिए कि हम क्या करें। अब देखिए, हम कंट्रोल करते हैं, हम क्या करते हैं, डे 1 अगर आपका सीआरपी हाई चला जाता है तो आपके ग्रेन्स हम बंद करवा देते हैं ताकि आपकी जो डायबिटीज़ है वो बढ़े ना, और हम स्टेरॉइड्स पे डालने की कोशिश करते हैं ताकि आपका इन्फेक्शन डे 1 में रुक जाए। तो इसमें प्रॉम्प्टनेस दिखानी पड़ती है। प्रॉम्प्टनेस के साथ आप लोगों का काम इतना ही है, आप ये मत सोचिए कि डॉक्टर के पास जाएं या ना जाएं, अगर नहीं भी जाना चाहिए तो भी चले जाएं। आप डिस्कस करें, टेली कंसल्ट अवेलेबल है, पीजीआई में टेली कंसल्ट करें, हम सब लोगों के साथ टेली कंसल्ट आप कर सकते हैं। इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, इतने सारे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं भी आप टेली कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सो क्लॉट की हमारे पास बिल्कुल दवाइयाँ हैं, और वो डे 1 से अगर हम दे देते हैं 6 हफ्ते या 3 हफ्ते डिपेंडिंग ऑन आपकी सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़, तो हम इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। विमल जैन जी, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कंट्रोल हमारे पास है, लेकिन बताना आपने है, आपने फरियाद करनी है, इलाज जरूर होगा। कुमार अशोक जी का सवाल है कि मैंने कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर ली है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया है, अब क्या करना होगा और कहाँ जाना होगा वैक्सीनेशन के लिए। तो कुमार अशोक जी, या तो आप वहीं पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आपके घर के नज़दीक जहाँ भी है, या फिर आप सीधा डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करवा के सीधा आप अपने सेंटर पे जा सकते हैं। अपना आधार कार्ड ओरिजिनल कैरी कीजिए, सिर्फ आप सेंटर पे जाएंगे तो बिल्कुल 10 जो भी वेटिंग होगी, उस हल्की फुल्की वेटिंग के बाद इमीडिएटली आपको सेम डे वैक्सीनेशन हो जाएगा। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग वेलकम कर रहे हैं। और इतने ज़्यादा सेंटर्स अब तो बढ़ा दिए हैं सरकार ने, प्राइवेट भी सारे सेंटर्स हैं। प्राइवेट सेंटर्स में ऑफ कोर्स आपको 250 रुपये देने पड़ते हैं, जिसमें से 150 सरकार के पास जाते हैं, 100 रुपये लोकल आपके सेंटर वाले को मिलते हैं हैंडलिंग एंड उसके वैक्सीनेशन के सर्विस के लिए। साहिल साहनी जी का वेस्ट बंगाल में नहीं आया, बिल्कुल आ गया है जी, आप इन्फॉर्म नहीं हैं, वेस्ट बंगाल में भी आ गया है। और कई लोग ऐसे बहाने ढूंढते हैं कि जी जहाँ इलेक्शन है वहाँ तो आता नहीं है, और जहाँ एग्ज़ाम है और जहाँ कोई ज़रूरत बिजनेस की है वहाँ आ गया है। तो ये सब बहाने हैं। लोग तो, पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए, एक्सक्यूज़ वालों को तो एक्सक्यूज़ का बहाना चाहिए। वही बात आ गई, कह रहे हैं किसानों को कोरोना नहीं होता और 2 महीने से बैठे हैं, ऐसा क्या हुआ? वहाँ टेस्टिंग कहाँ हो रही है? ये कौन टेस्ट कर रहा है वहाँ, ये बताइए ना मुझे। कौन वहाँ से वॉलंटरली टेस्ट के लिए जा रहा है? तो आप अगर टेस्टिंग के लिए नहीं जाएंगे तो कैसे पता होगा? हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स आने चाहिए। जब तक टेस्टिंग नहीं होगी तो हमें नहीं पता लगेगा। वहाँ कोई टेस्टिंग नहीं करवा रहा, हो सकता है बीमारी आ रही है और जा रही है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर सी बात है। अरुण कंवर जी का सवाल है, इज वैक्सीनेशन रिकमेंडेड फॉर हार्ट पेशेंट्स विद स्टंटिंग एंड बाईपास सर्जरी?
सर पेस मेकर पे मेरे पास एक सज्जन आए थे, उनकी हमने एक इकोकार्डियोग्राफी कराई, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन देखा। इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब है कि हार्ट किस लेवल पे काम कर रहा है। 55 हमें चाहिए होता है, उनका 60 था विद पेस मेकर। तो हमने पेस मेकर के साथ भी उनको एडवाइस दी कि आप लगवाइए। आपकी अगर बाईपास हो चुकी है और आपकी स्टंटिंग अगर हो चुकी है, आप करंट एक इको या टीएमटी या स्ट्रेस इको अपने डॉक्टर के से सलाह करके करवाएं, अपने लिपिड प्रोफाइल कराएं। अगर सब कुछ अंडर कंट्रोल है और आप ब्लड थिनर्स और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ लें, पहले अगर बंद की हुई हैं आपने तो 3 हफ्ते लेके इमीडिएटली आप साथ में वैक्सीनेशन करवा सकते हैं अपने फिजिशियन या अपने हार्ट के डॉक्टर की सलाह के साथ, या आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं बिल्कुल। अभिषेक सिंगला जी का सवाल है, सर गवर्नमेंट टेस्ट करवाना चाहिए या प्राइवेट हॉस्पिटल? क्या लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा है पॉजिटिव कर देते हैं। देखिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बड़ी खतरनाक है। इतनी भ्रामक जो जानकारी है वो घूम रही है कि ये उसका बयान आ गया, ये ऑडियो वायरल हो जाता है, ये जी मेदांता के डॉक्टर नरेश का बयान आ गया, और वो बात सुन के ही समझ आती है तो डॉक्टर ऐसा बोल ही नहीं सकता भाई। तो जब तक आप पहले आपके पास व्हाट्सएप पे कुछ भी फॉरवर्ड आता है तो पहले उसकी ऑथेंटिसिटी की जांच कीजिए, तब उसको फॉलो कीजिए। या कोई ऑथेंटिकेटेड पोर्टल्स हैं वहाँ जाइए, आप वहाँ से जानकारी लीजिए और तब आगे आइए। तो आप गवर्नमेंट टेस्ट करवाएं या प्राइवेट टेस्ट करवाएं, कोई फ़र्क नहीं है। आरटी-पीसीआर का हर टेस्ट आईसीएमआर पे काउंटर रिपोर्ट होता है पहले, तभी आपको रिपोर्ट मिलती है। तो इसमें कोई भी कहीं कुछ गड़बड़ के चांसेस नहीं हैं, इसलिए आप कहीं से भी टेस्ट करवा सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अभिषेक मिश्रा जी का एक और सवाल है, प्लीज़ टेल इफ़ एनीबॉडी इज़ टेकिंग इकोस्प्रिन देन ही कैन टेक वैक्सीन। बिल्कुल इकोस्प्रिन लेते रहिए और वैक्सीन भी ले सकते हैं। अपने फिजिशियन से सलाह कर लीजिए, हो सकता है आपको जिस दिन वैक्सीन लगनी हो 2-3 दिन बीच में बंद करवाई जाए, लेकिन आप बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वैक्सीन नहीं ले सकते। आरती भारद्वाज जी का सवाल है, माई हस्बैंड इज टेकिंग प्रैक्स, एटोरवा एंड इकोस्प्रिन ड्यू टू स्टंट इन हार्ट, इज इट सेफ? बिल्कुल सेफ है जी। ये तीनों दवाइयाँ, एटोरवा आपकी स्टोरवास है कोलेस्ट्रॉल कम करने की, प्रैक्स है ब्लड के क्लॉट्स को घोलने की, और इकोस्प्रिन ब्लड थिनर है। बिल्कुल आप सलाह कीजिए अपने डॉक्टर के पास जाने से, वैक्सीनेशन लगवाने से 1-2 दिन पहले, आप 4 दिन पहले, 6 दिन पहले आप बात कर लीजिए और आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। अदिति ग्रोवर जी का सवाल है, डायबिटिक पेशेंट, कैंसर पेशेंट। वैसे तो मैं सवाल दे चुका हूं कि कैंसर पेशेंट भी अगर इफ़ एवरीथिंग इज़ वेल विद इन कंट्रोल तो आप लगवा सकते हैं। डायबिटीज़ वालों को मेरी सलाह है, अपना HbA1c जो कि पिछले 3 महीने का आपका कंट्रोल बताता है, उसको 6 से कम रखें और 100% आप वैक्सीन लगवाएं, कोई मुश्किल नहीं है। इससे अगला सवाल है प्रतिभा कत्याल जी का, कैन वी टेक कोविशील्ड सेकेंड डोज आफ्टर 35 डेज? बिल्कुल, आप 28 दिन से लेकर 2 महीने के बीच में कभी भी ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये बिल्कुल कईयों का सवाल आया जी हमने तो बाहर जाना है फिर हम कैसे करें, तो आप अपनी डोज को आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप 28 दिन और 2 महीने के बीच में कभी भी आप लगवा सकते हैं, ऐसी एडवाइजरी आ चुकी है भारत सरकार की तरफ से। नितिन सूद जी शुक्रिया कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा गोयल जी कह रहे हैं, वैक्सीन से पहले शुगर एंड बीपी की मेडिसिन लेकर जाना चाहिए या नहीं? जो भी दवाइयाँ आप जिस वक्त लेते हैं उस वक्त लीजिए। वैक्सीनेशन की दवाई और वैक्सीनेशन और आपकी शुगर और बीपी की दवाई में कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं है। जितने बजे आप रूटीन में दवाई लेते हैं उतने बजे लीजिए और चाहिए। प्रतिभा जी का सवाल है, व्हाट शुड बी द टाइम गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड डोज ऑफ कोविशील्ड? आइडियली 28 डेज है, लेकिन हालात को देखते हुए हमने क्या किया है कि सब लोग पहली डोज पहले लगवा लें, इसलिए भारत सरकार ने ये एडवाइजरी जारी की है कि सेकेंड डोज को 1 महीने तक डिले भी किया जा सकता है, क्योंकि 1 डोज लगने के बाद भी काफ़ी लेवल की इम्यूनिटी आप में बन जाती है, तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है, जहाँ कोमॉर्बिडिटी ज़्यादा है वहाँ 28 दिन बाद ही ली जाए, या कई जगह कई शहरों में अवेलेबिलिटी कम है, वो लोकल उसके अकॉर्डिंगली ऐसा होगा, लेकिन आप 28 से
2 महीने के बीच में ले सकते हैं। शशि महाजन जी का, आई एम अस्थमेटिक, शुड आई टेक वैक्सीनेशन? डेफिनेटली यू शुड टेक वैक्सीनेशन बिकॉज यू आर अस्थमेटिक, सो यू आर ए कोमॉर्बिड पेशेंट। तो आपको अगर कोविड आता है तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा परेशान करेगा तो आपको डेफिनेटली वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। हाँ, को अपने अस्थमा के इन्हेलर्स लगातार लेते रहें और बहुत फ्लेयर अप ना हो, अपने फिजिशियन से सलाह करें, डेफिनेटली आप ले लें। अजीत कुमार जी का सवाल है, सर आई हैव कंट्रोल्ड डायबिटीज़, कैन आई टेक कोविड वैक्सीन? डेफिनेटली। अगर आपका HbA1c 6 से कम है, डेफिनेटली आज ही आप ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इंदु गर्ग जी का सवाल है कि मैं कोरोना पॉजिटिव थी, अब मैं नॉर्मल हूँ, मेरी खांसी अभी भी ठीक नहीं हुई, खांसी के लिए कौन सी दवाई लूँ? इंदु गर्ग जी, 90 दिन आपको आफ्टर इफेक्ट्स इसके रह सकते हैं। तो जिस दिन आप कोरोना पॉजिटिव हुए थे या जिस दिन आपको सिम्टम्स आए थे, उस दिन से लेके अगले 90 दिन तक ये खांसी आपको तंग कर सकती है। सूखी खांसी के लिए आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। लकड़ी एक आती है मुलट्ठी के नाम से, मुलट्ठी का पीस ले लीजिए और मुंह में रख लीजिए, दांत के साइड पे, चूसने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आपके गले में कोटिंग कर देगा, आपकी खांसी रुक जाएगी। जब उस लकड़ी का स्वाद का मीठापन ख़त्म हो जाए तो उसके टुकड़े को बदल लीजिए, दिन में 3-4 आप टुकड़े रख सकते हैं। आप इतने काम से आपकी खांसी 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अगला सवाल है कुमार अशोक जी का, क्या मैं किसी भी सेंटर पे जा सकता हूं या SMS के द्वारा बताया जाएगा? आप किसी भी सेंटर पे जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। सरकार की तरफ से हाथ जोड़ के हम लोग भी इसमें जागरूकता के लिए आए हैं। आप कहीं भी आएँ, आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं और कलकत्ता जाके वैक्सीन लगाएं तो भी लगेगी। अपना ओरिजिनल आधार कार्ड आप साथ में लाएं, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सपना भार्गव जी का सवाल है, हेलो सर, इफ़ अ पर्सन इज ऑलरेडी हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 देन आफ्टर हाउ मेनी डेज वैक्सीनेशन शुड बी डन, प्लीज़ क्लैरिफाई। बहुत अच्छा सवाल है सपना जी आपका। मेरी ये सलाह है, अगर आप रिकवर हो चुके हैं तो 20 दिन बाद अपने एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवा लें। जब तक आपके एंटीबॉडीज़ अच्छे हैं तब तक आप रुक सकते हैं। आइडियली 3 मंथ्स के बाद हम कहते हैं कि आप वैक्सीनेशन डेफिनेटली लगवा लीजिए और डिले मत कीजिए। तो आप अपने एंटीबॉडीज़ की जांच कराएं। अगर आपको सफिशिएंट एंटीबॉडीज़ हैं, 100-150 एंटीबॉडीज़ पहले ही हैं, तो आप इसको आगे लंबा ले जा सकते हैं, ताकि आपको जो इसकी इम्यूनिटीज़ हैं पहले इसका फ़ायदा लीजिए और फिर आप वैक्सीनेशन थोड़ा सा लेट लगवाएंगे तो आगे आपको काफ़ी उसका फ़ायदा मिलेगा। अमन जी का सवाल है, हाई BP पेशेंट्स या वैक्सीनेशन ले सकते हैं? वो अभी टैबलेट अगर उन्होंने अपनी BP मेडिसिन कुछ महीनों से न खाई हो। ये अमन जी बहुत गलत बात है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की दवाई है और आपने उसको 1-2 साल खा लिया है, तो आपके हार्ट को उसकी आदत पड़ जाती है, आपके शरीर को उसकी आदत पड़ जाती है। कई मेडिसिन्स जो हार्ट की हैं वो बीटा ब्लॉकर्स हैं। बीटा ब्लॉकर्स हार्ट को सपोर्ट करते हैं, तो हार्ट को अगर आपके सपोर्ट की आदत पड़ चुकी है तो आप उस दवाई को विड्रॉ नहीं कर सकते। आपने दवाई डॉक्टर के कहने पे ली थी, तो बंद किसके कहने पे की? अपने कहने पे। इसका मतलब आप डॉक्टर हैं। सेल्फ मेडिकेशन बहुत ही गलत है। आप अपनी मर्जी से न दवाई शुरू कर सकते हैं, अपनी मर्जी से न शुरू कर सकते हैं। ये सिर्फ भारतवर्ष ही ऐसा है जहां हर दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के हमें मिल जाती है। आप US, कनाडा, UK जाइए, लोगों को एक पैरासीटामोल तक नहीं मिलती बिना प्रिस्क्रिप्शन के, पर लगभग हर दवाई वहाँ प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलती है। और आपको जनरल फिजिशियन को दिखाने के लिए 2-2 हफ्ते की अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं। इतनी हालत हेल्थ सेक्टर की, इतना ज़्यादा वेटिंग है वहाँ पे। लोग बीमार होना अफोर्ड नहीं कर पाते। इमरजेंसी में इतनी महंगी हेल्थ केयर है बाकी कुछ काफ़ी कंट्रीज़ में, या इंश्योरेंस के थ्रू है। तो भारतवर्ष तो हम लकी हैं, हमें हर दवा उपलब्ध है। तो हम अपने साथ खिलवाड़ न करें, न अपनी मर्जी से ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू करें, न अपनी मर्जी से रोक लें। तो आपको ये सलाह है कि 3 रीडिंग्स अपनी जांच कीजिए, आज, कल, परसों BP की। अगर ये 140-90 से कम हैं तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, वरना पहले दवाई लीजिए, 2-3 हफ्ते अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कीजिए और फिर आप वैक्सीन लगवाइए।
अगला सवाल है अदिति ग्रोवर का, HbA1c 7.1। तो 7.1 है, आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो लीजिए। 1 महीना आप अपना वीट और राइस और मिल्क प्रोडक्ट्स, ये 3 हैवी फूड हैं जो ये आप अपने बंद कर दें, ताकि आपका HbA1c महीने के अंदर अंदर अपने आप 6 तक आ जाएगा और फिर आप इमीडिएटली वैक्सीन ले सकते हैं। साहिल साहनी जी का सवाल है, मास्क लगाने से ब्रीदिंग नहीं आती, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे जाएगी और दमा की बीमारी हो सकती है। देखिए साहिल साहनी जी, आप फिर वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात आ गई है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मास्क, हम सब मास्क लगा रहे हैं, सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स पूरा दिन N95 मास्क में रहते हैं, तो अगर उनको कोई बीमारी नहीं होती तो आपको क्यों बीमारी हो जाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप निकल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। आप मास्क लगाइए, अपने आप को बचाइए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भ्रामक खबरें अपनी कृपया मत फैलाएं। सपना भार्गव जी शुक्रिया कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रतिभा कटियाल जी पूछ रहे हैं, सेकेंड डोज के कितने दिनों बाद ट्रैवलिंग कर सकते हैं। देखिए सेकेंड डोज के 15 दिनों बाद आपकी एंटीबॉडीज़ काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, तो आप ट्रैवलिंग वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रेफर्ड वही है सेकेंड डोज लगने के 15 दिन बाद आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन है कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ। आरती भारद्वाज जी का सवाल है, नमस्ते, आई एम 58 ईयर्स एंड हैविंग थायराइड प्रॉब्लम, ऑल्सो टेकिंग BP मेडिसिन एंड आई एम ओवरवेट। तो देखिए आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा है। ओवरवेट अगर आप हैं, ओवरवेट की बात है, मेल्स में 85 और फीमेल्स में 80, अगर इससे ज़्यादा कमर है आपकी तो डेफिनेटली उसको कम करने की ज़रूरत है। और थायराइड की दवाई है तो आप नेचुरली थायराइड की अपनी दवाइयाँ लेते रहें, और BP की दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं तो आप वज़न कम कीजिए। आपको मैंने बताया, मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कीजिए, मीठा बंद कीजिए, वीट और हम राइस, इसके बजाय आप श्रीधन्य 5 मिलेट्स आप ले सकते हैं। मैं डॉक्टर खादर वली, मिलेट मैन ऑफ इंडिया के साथ 3 या 4 सेशन मैं अपने लगा चुका हूं, और मंडे को मैं फिर लाइव हूं उनके साथ, 7 बजे उनके साथ सेशन होगा मेरा मिलेट्स का। मेरे फेसबुक पेज पे DRHK खरबंदा या मेरे यूट्यूब पेज पे DRHK खरबंदा पे आप लॉगिन कर सकते हैं। शाम को 7 बजे 5 अप्रैल को बिल्कुल लाइव होंगे मिलेट मैन ऑफ इंडिया के साथ। आपको पूरी इस बात की जानकारी मिलेगी कि कैसे आपने लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचना है, कैसे आप मोटापा कम कर सकते हैं, कैसे आप हेल्दी हो सकते हैं, कैसे आप डायबिटीज़ और शुगर की दवाइयाँ भी बच सकते हैं। इतने फ़ायदे आपको मिल पाएंगे। तो ये इंदु गर्ग जी का सवाल था। अगला सवाल है प्रीति गर्ग जी का, मदर को पैरालिसिस अटैक आया था लास्ट मई में, क्या वो कोरोना वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, हाई BP और शुगर है। अगर आपका हाई BP और शुगर कंट्रोल्ड है तो आप लगवा सकते हैं। 1 साल पहले जो आपको अटैक आया था वो कंट्रोल्ड होगा। आप अपने फिजिशियन से सलाह कर लीजिए। अगर आपको कोई दवाइयाँ चल रही हैं, या मेरे को व्हाट्सएप पे आप सारी दवाइयाँ भेज दीजिए, अपनी प्रिस्क्रिप्शन भेज दीजिए, तो मैं आपको सलाह दे दूंगा कि लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते। कुछ केसेस में हमें इंडिविजुअली जवाब देना पड़ता है, वो कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। यजुर सिंगला जी का सवाल है, इज़ कोरोनिल इफेक्टिव इफ़ वन इज़ हैविंग कोविड-19। देखिए कोविड-19 में कोरोनिल बचाने के तो इफेक्टिव है, आप प्रिवेंशन के तौर पे इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोविड-19 पॉजिटिव आ गया है, उसके बाद आपको इमीडिएटली टेस्टिंग के साथ साथ आपको अपना SpO2 लेवल, ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है, और हर रोज़ CRP क्वांटिटेटिव टेस्ट करते रहना है। और जिस दिन आपको सिम्टम आए हैं उससे 9 दिन तक, जब तक वायरस जिंदा रहता है आपके शरीर में, 0 to 9 डेज वायरस लाइव रहता है, और आप पूरी तरह आप उन 9 दिनों में लोगों को इन्फेक्शन देने के लिए ससेप्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा फैलाव आप कर सकते हैं। तो उन दिनों के लिए आपको ख्याल में रहना पड़ेगा। आप ले सकते हैं, लेकिन
साथ साथ एहतियात बरतें, अपने सिम्टम्स को देखते रहें, अपना ऑक्सीजन लेवल देखते रहें और अपना CRP के लेवल को 1 से नीचे रखें तो कोई मुश्किल नहीं है। राजा करनाकर जी का सवाल है, साइनोसाइटिस वाले वैक्सीन ले सकते हैं? 100% ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अनीता सूद जी पूछ रहे हैं, फर्स्ट डोज के बाद बॉडी एक है, क्या करें? लो फील हो रहा है, PCM ले रही हूँ। बिल्कुल ठीक है जी, PCM लेते रहिए। 650 mg आपने लेनी है और जब महसूस हो ज़्यादा, हर 6 घंटों के बाद ले सकते हैं। ये कुछ 5-6 दिन, 1 हफ्ता तक ये सिम्टम्स रह सकते हैं और आप इसको लेते रहें, तभी यही इलाज है इसका। साथ में अपने आप को हाइड्रेट करते रहें, मैंने आपको बताए थे परहेज़, हाइड्रेट करते रहें, एक्सरसाइज से परहेज़ करें, कोई और वैक्सीन न लगवाएं और टैटूइंग मत कराएं, स्मोकिंग से दूर रहें और अल्कोहल से दूर रहें, ये सारा काम आप करें। कुणाल पाठक जी का सवाल है, मदर इज सफरिंग फ्रॉम CKD एंड शी हैज़ डायबिटीज़, BP, थायराइड, शुड वी गो फॉर कोविड वैक्सीन? तो CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है इनकी मदर को, कुणाल जी की। देखिए कुणाल जी, ये इंडिविजुअल केस पे डिसाइड करना पड़ेगा। CKD के पेशेंट्स अगर रेगुलर डायलिसिस पे हैं और क्रिएटिनिन आपका 1-1.5-2 है आफ्टर डायलिसिस, तो सब कंट्रोल में है, तो आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। लेकिन मेरी ये सलाह है कि आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए एक बार कि भाई मैं वैक्सीनेशन ले लूं या न लूं। लेकिन मेरे ख्याल से हमने कई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वालों जिनकी बीमारी कंट्रोल में है, देखिए इस बार वर्ल्ड जो ये किडनी डे आया था, तो इस बार का वर्ल्ड किडनी डे का बिल्कुल टैग लाइन ही ये थी, लिविंग विद CKD हैप्पीली। तो ऐसा कुछ नहीं है, बीमारी आ गई है तो उसमें भी हम कैसे स्वस्थ रहें उसका तरीका ढूंढा जा सकता है। कोशिश है विजिलेंट रहने की, अपने फिजिशियन से, अपने स्पेशलिस्ट से आपको संपर्क रख के उनसे नई से नई जानकारी लेकर जागरूक होने की, ताकि आपको बीमारी के बारे में पूरी जानकारी हो। आरती भारद्वाज जी का सवाल है अगला, मेरा क्वेश्चन था कि मैं वैक्सीनेशन लगवा लूं या पहले ब्लड टेस्ट करवाऊं? देखिए, अगर आप में कोमॉर्बिडिटी नहीं है, आपकी कमर का साइज़ ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है, सब कुछ नॉर्मल है, तो कुछ ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है, कोमॉर्बिड्स हैं और वो कंट्रोल्ड नहीं है, तो आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। ये तो आप देखिए, इस वायरस ने हमें एक ही बात सिखाई है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर हम फिट हैं तो ही सर्वाइव कर पाएंगे, अगर हम फिट नहीं हैं तो डेफिनेटली बीमारी हमें खा जाएगी। तो फिट तो आपने होना है, फिट आप होंगे तभी बात बनेगी। तो आप ब्लड टेस्ट करवाएं या न करवाएं, इसका सवाल खुद से पूछें। आप अपने सारे पैरामीटर्स मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज दें, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। सपना जी का सवाल है, इज़ कोरोना वैक्सीन सेफ? व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ कोरोना वैक्सीन? बिल्कुल सेफ़ है जी। इसके आफ्टर या साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मैंने बताया। आपको लोकल पेन हो सकती है, बुखार आ सकता है, शरीर दर्द हो सकता है। देखिए, कुछ कुछ ऐसा समझें कि मिनी कोरोना आ गया, क्योंकि शरीर हमारा प्रोटेक्शन की तैयारी कर रहा है, वो सीख रहा है वैक्सीन है क्या। मैं आपको तह तक बताता हूँ, वैक्सीन के बारे में बहुत भ्रामकता है। वैक्सीनेशन का मतलब है कुछ ऐसे सेल्स बना के हमारे शरीर में डालना कि हमारे शरीर को ये लगे कि कोरोना वायरस आ गया, शरीर में कोरोना वायरस आ गया, और उसको ये सिखाना कि अगर ये वायरस आया कल को तो आप उससे कैसे लड़ोगे, कैसे अपने एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में होनी चाहिए जो उनको मार दें। कोई भी इन्फेक्शन जब हमारे शरीर में आता है तो हमारे शरीर में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो उससे लड़ते हैं, प्रॉपर वार होता है हमारे शरीर में, और जो जीतता है वो राजा है। अगर कोरोना वायरस जीतता है तो वो उसके सिम्टम्स आ जाएंगे, अगर हमारा शरीर उसको मार देता है तो हम स्वस्थ रहेंगे। ये इसकी थ्योरी है। तो हम अपने शरीर को ट्रेन करते हैं कि कल को अगर इसका बहन भाई आएगा तो आप कैसे लड़ोगे। तो हम उसके लिए एक बच्चा आपके शरीर में डाल देते हैं ताकि आप उसको आसानी से झेल भी जाओ। इसीलिए ये साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं या आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं। इनके आने का ये मतलब है कि आपको शरीर आपका तैयार हो रहा है, एंटीबॉडीज़ आपकी बननी शुरू हो रही हैं और शरीर समझ रहा है कि ये वायरस कैसे आया।
अगला सवाल है जी मनदीप कौर जी का। माई ग्रैंड फादर टुक हिज फर्स्ट डोज फ्यू डेज बैक। एट द टाइम ही टुक वैक्सीन ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन, बट सेम इवनिंग ही गॉट चोक्ड and felt like vomit but could not breathe. Neither was able to vomit, but anyhow he managed the situation. So my question is, should we go for second dose? You must go for second dose, but before that you should meet your physician. You should discuss these symptoms with your physician. आपको कोई ना कोई अंडरलाइंग या तो गॉल ब्लैडर स्टोन होगा या कुछ ना कुछ ऐसी, या हाइपर एसिडिटी होगी, कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी होगी जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आए हैं, और आप पहले उस बीमारी को टैकल कर लीजिए, उसकी दवाई ले लीजिए हफ्ता 10 दिन, ताकि वो बीमारी अंडर कंट्रोल हो। और सेकंड डोज जरूर लगवानी है मनदीप जी। देखिए, मैं वही बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि हम लोग आपकी हेल्प के लिए हैं, हम लोग आपकी सहायता के लिए हैं, हम लोग आपको बताने के लिए हैं, समझाने के लिए हैं, आपकी समस्याओं की हल के लिए हैं। आप कृपया फ़ायदा लें। भारतवर्ष में मेडिकल और हेल्थ सुविधा खासकर शहरों में बहुत आसानी से और अच्छी उपलब्ध है, उसका फ़ायदा लीजिए। हेमलता जी का सवाल है, सर हम सब कोरोना पॉजिटिव हैं, टेस्ट डन ऑन 30/3 एंड 31/3। तो हेमलता जी 30 और 31 को आपका अगर टेस्ट पॉजिटिव आया है और तो घबराने की बात नहीं है। एक CRP क्वांटिटेटिव सारे लोग करवा लें, कलेक्शन घर में बुलवा लें और उनको बता दें कलेक्शन से पहले कि घर में कोरोना पॉजिटिव हैं, ताकि वो PPE किट पहन के आएँ सैंपल लेने जब भी आएँ, तो होम कलेक्शन करवा लें, आप बाहर ना जाएं। CRP क्वांटिटेटिव सबका करवा के आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर 1 से कम आता है तो बिल्कुल आपको लो लेवल आपको, या आप CT वैल्यू कितनी है आप मुझे अभी बता दें, इसी चैट पे लिख दें कितनी CT वैल्यू है आप सबकी, या मैं बता देता हूँ, सबका फ़ायदा हो जाएगा। जिन जिन की CT वैल्यू 24 से ज़्यादा है उनको हेल्दी कोरोना होगा, उनको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। जिनकी CT वैल्यू जितनी कम है 16, 17, 18, 19, उनको और ज़्यादा परेशान करेगा। तो आप अपनी रिपोर्ट खोलिए, उसमें CT साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू देखिए और अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको वायरल लोड कितना है। ये बड़ा आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, और सब यही सवालों का फ़ायदा है, एक सवाल से सभी का फ़ायदा हो जाता है। तो अजय राही जी का सवाल है, एपिलेप्सी वाले ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने 4 कंट्राइंडिकेशन बताई थी, उनके अलावा सब लोग ले सकते हैं। सिर्फ अपने डॉक्टर से आप एक फ़ोन पे डिस्कशन कर लीजिए कि सर मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूँ 2 दिन बाद, और ये दवाइयाँ मैं ले रहा हूँ, ये मेरी हालत है, बस इतनी सी बात है। व्हाट इज़ CRP लेवल? मोनिका शर्मा जी का सवाल है। CRP क्वांटिटेटिव से हमें ये पता लगता है शरीर में इन्फेक्शन कितना है। तो अगर वायरस आएगा तो इन्फेक्शन करेगा, फेफड़ों में तंग करेगा, यही उसका मेन है, या फेफड़ों में या फिर क्लॉटिंग मैकेनिज्म, 2 जगह ये परेशान करता है, या खून के थक्के जमाता है या फेफड़ों में निमोनिया करता है। तो दोनों केसेस में CRP बढ़ता है मोर देन 1। जब भी 1 से ज़्यादा CRP आपको मिलता है तो खतरे की घंटी टक 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 बजना शुरू हो जाती है। इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से टेलीफोनिकली संपर्क कीजिए, और आप अपना बिल्कुल। अंकिता मंदोत्रा जी का सवाल है, हार्ट पेशेंट ले सकते हैं इंजेक्शन? बिल्कुल ले सकते हैं। अपने हार्ट की हालत देख लीजिए, अपने हार्ट स्पेशलिस्ट या फिजिशियन से डिस्कस कर लीजिए, और डेफिनेटली आप वैक्सीन ले सकते हैं। अनीता जी थैंक्स बोल रही हैं, आपका भी शुक्रिया। पूजा गोयल जी कह रहे हैं, CRP रूटीन में कब कितनी देर बाद करवाना चाहिए? नेगेटिव लेवल कितना होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है पूजा गोयल जी आपका। हम इसको बेस लेवल CRP बोलते हैं। साल में 2 बार आप करवा सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपका दोनों बार 1 से कम आता है तो साल में 1 बार करवा लीजिए, बहुत है। और 40+ साल में 2 बार आप करवा लीजिए। 40+ साल में 10 बार आप ब्लड प्रेशर चेक करवा लें, और साल में 4 बार आप ब्लड शुगर लेवल चेक करवा लें, साल में 2 बार CRP करा लें। बाकी अपने फिजिशियन से बात करके आप, और अगर रिक्वायर्ड है तो टेस्ट करवा लीजिए। एक बात और, हेल्थ चेकअप्स आप अपने फिजिशियन का चेकअप लीजिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, न कि लंबा चौड़ा चिट्ठा हेल्थ पैकेजेस का लेने की बजाय आप सिर्फ फिजिशियन की कंसल्टेशन लीजिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
वो बता देंगे आपको, क्या 1 या 2 टेस्ट वो लिखेंगे कि ये ज़रूरी है भाई, ये करा लो, बात ख़त्म। सारा कुछ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिशियन की कंसल्टेशन की ज़्यादा वैल्यू है। और फैमिली फिजिशियन, एक आज से 20-50 साल पहले बॉन्डिंग होती थी, मोहल्ले के फैमिली डॉक्टर होते थे, बच्चा भी घर का भाग के चला जाता था और आपका फिजिशियन एक गोली देता था, आप ठीक हो जाते थे। क्यों? उसको पता था कि आपको बचपन से क्या बीमारी है और वो क्या क्या आपके फैमिली में चल रहा है। तो फैमिली फिजिशियन वाला कंसेप्ट दोबारा आ जाना चाहिए। और डॉक्टर मत बदलिए बार बार, किसी भी जो आपको ठीक लगते हैं उन्हीं के पास जाइए। अगर नहीं भी ठीक होते तो उनसे डिस्कस कीजिए, अगर पहली बार नहीं ठीक होते उनको दूसरा मौका दीजिए। हो सकता है उन्होंने आपको कम दवाई दी हो और अगली बार सुपर स्ट्रांग दवाई दें। तो ये आपको डिस्कशन अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करके करना चाहिए। हेमलता जी का सवाल है, एंड टेकिंग फेरिपेरावीर टेबलेट्स ले रहे हैं 3600 mg फॉर 3 days। बिल्कुल, ये फेरिपेरावीर है वायरस का लोड कम करने के लिए, आप ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद फॉलो कर लीजिएगा कम डोजेज, उसमें बिल्कुल पैकेट में ही लिखा है आपके कम डोजेज के बारे में, वो आप ले लीजिए। लेकिन मेरी सलाह है कि CRP इट इज़ ओके, बट गेट योर CRP क्वांटिटेटिव डन एंड शेयर विद मी, तब मैं आपको बताऊंगा स्टेरॉइड्स की ज़रूरत है या नहीं है। अंकिता जी का सवाल है, डायबिटीज़ एंड हार्ट पेशेंट कैन गो फॉर इंजेक्शन। बिल्कुल, अगर कंट्रोल्ड हैं तो डेफिनेटली जा सकते हैं, अगर नहीं कंट्रोल्ड हैं तो 3-4 हफ्ते की दवाई लीजिए, कंट्रोल कीजिए और फिर जाइए। पूनम शारदा जी कह रहे हैं कि इनको सॉजन सिंड्रोम है, कैन आई हैव वैक्सीन। बिल्कुल आप ले सकते हैं जी वैक्सीन, आप अपने फिजिशियन से डिस्कस करें और डेफिनेटली यू कैन गो फॉर। कुड यू प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन दैट आई हैव पोस्टेड। मनदीप कौर राणा जी, मेरे ख्याल से तो मैं ऊपर से सबके सवाल देता आया हूँ, कृपया आप नीचे दोबारा कर दीजिए सवाल, तो मैं देख लेता हूँ। ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए, मैंने अपनी कोशिश से तो कोई सवाल नहीं छोड़ा, कृपया दोबारा उसको पोस्ट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट अभी अभी कर दीजिए। मोनिका वर्मा जी का सवाल है, लगभग 1 घंटा हो गया मुझे लाइव हुए, अगले 10 मिनट तक मैं सारे सवाल लूँगा और उसके बाद कृपया मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं उन सवालों का जवाब आपको बाद में चैट पे ही दूँगा। सो मनदीप कौर राणा जी का है, कुड यू प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन आई हैव पोस्टेड, काइंडली मैम, काइंडली पोस्ट इट अगेन। मोनिका वर्मा जी का है, क्रॉनिक अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम विद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, फीमेल पेशेंट कैन टेक वैक्सीनेशन। 100% यू कैन टेक वैक्सीनेशन। विशु बेनीवाल जी, प्लीज़ रिपीट CT वैल्यू। यस, साइकिल थ्रेश होल्ड वैल्यू 24 से कम होगी तो वायरल लोड ज़्यादा है, 24 से ज़्यादा होगी तो वायरल लोड कम है। जितनी कम होगी उतना वायरल लोड ज़्यादा है। से 16 है तो बहुत ज़्यादा है, 23 है तो ठीक ठीक है, 24 है तो काफ़ी कम है, 28 है तो बहुत ही कम है। साइकिल थ्रेश होल्ड वैल्यू। मनदीप कौर जी, आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू फॉर दिस सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी। मैंने आपके कॉन्टैक्ट एक इन्फेक्टेड फैमिली नोन से शेयर किया था, उनकी गाइडेंस से उनको बहुत हेल्प मिली। सो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप जी। ऐसी हौसला अफजाई से हम 24 घंटे आपकी सेवा में बिल्कुल ऐसी वर्ड सुन के ही हम लगे रह सकते हैं, वरना ये पॉसिबल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऐसी अप्रिसिएशन के लिए। संगीता बसीन जी का सवाल है, आई एम टेकिंग स्टीरॉयड बेटनीसोलोन फोर्ट लास्ट 2 months फॉर स्किन प्रॉब्लम, आई हैव गेन्ड 4 kg वेट, व्हाट शुड आई डू। देखिए, आपको ग्रेन्स, मीठा, ग्रेन्स में वीट एंड राइस, मीठा, ये एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर, सारे ये ग्रेन्स, ये हैवी फूड छोड़ेंगे तो आपका वेट ठीक आ जाएगा। बेटर है कि आप मुझे 5 अप्रैल को शाम को 7 बजे आप कनेक्ट कर लीजिए डॉक्टर खादर वली जी के साथ इन सब सवालों, या आप मेरे YouTube चैनल पे चले जाइए, उनके साथ मेरे 4 सेशन पिछले पड़े हुए हैं, DRH के खरबंदा इस नाम से। आप, मेरा फेसबुक पेज भी है, YouTube पेज भी है, उन पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है, डिटेल में मिल जाएगी समय की, वरना तो यहाँ 24 घंटे नहीं ख़त्म होगा ये। हेमलता जी का है, सर कोरोना होने के बाद वीकनेस को दूर करने के लिए क्या करना है। देखिए, वीकनेस को दूर करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स विद जिंक ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं दिन में 5-6 बार,
और आप हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट में खूब सारी साबुत दालें, काले चने, घोड़े वाला खुराक खाइए, गुड़ चना, ठीक है। और खूब सारी स्प्राउट्स आप खा सकते हैं, वेजिटेबल सूप पी सकते हैं, और तभी आपकी वीकनेस धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अंजू माकिन जी का, सर सीआरपी लेवल से और भी प्रॉब्लम्स जज हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। किसी भी तरह का इन्फेक्शन, सीआरपी लेवल ये बताता है इन्फेक्शन समवेयर इन द बॉडी। तो वो समवेयर हमने ढूंढना है। आपकी हिस्ट्री लेके आपसे पूछें, अगर किसी को फोड़ा है, किसी को बुखार है, कोई भी बीमारी है, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, उसमें सीआरपी बढ़ जाता है। बिल्कुल सारे शरीर की तकलीफ़ें हमें पता लग सकती हैं। चाइल्ड सीटी वैल्यू 23 एंड 25, माई सेल्फ 24 एंड हस्बैंड 28। तो बल्ले बल्ले वाली बात है हेमलता जी, सबका सीटी वैल्यू काफ़ी ठीक है, नॉर्मल है, लगभग 24 है सभी का, और हस्बैंड का आपके 28 है। तो सबको माइल्ड कोविड होगा और चला जाएगा। तो 9 दिन। और एक बात और, अब आपको चारों को कोविड है तो आप चारों पिकनिक मनाइए, अपने घर में सेम टेबल पे बैठिए, सेम रूम में रहिए, क्योंकि चारों को है। तो अब तो कोई खतरा नहीं है ना आपको। आप होम आइसोलेशन में चारों इकट्ठे रह सकते हैं। वरना वैसे भी 9 दिन के बाद आप फैमिली आइसोलेशन में आ जाएं। होम सेल्फ आइसोलेशन जो है फर्स्ट 9 डेज की है, उसके अगले 7 दिन आप मास्क पहन के अपनी फैमिली के साथ 3 फुट की दूरी मेंटेन करते हुए रह सकते हैं। मनी भरारिया जी का सवाल है, कैन वीट एलर्जिक टेक वैक्सीनेशन? डेफिनेटली यू कैन टेक वैक्सीनेशन। राजा करमारकर जी का, वैक्सीनेशन इंक्रीजेज इम्यूनिटी? वैक्सीनेशन इम्यूनिटी बढ़ाती है टुवर्ड्स कोरोना वायरस। जिस बीमारी की आप वैक्सीन ले रहे हैं उसके खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाती है। अदरवाइज इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको हेल्दी डाइट पे आना पड़ेगा, स्टेमिना पे आना पड़ेगा, मेडिटेशन पे आना पड़ेगा, योग पे आना पड़ेगा। अगर आपको ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ानी है तो इन चीज़ों पे आना पड़ेगा। हेमलता जी का सवाल है, एज पर डॉक्टर फेविवीर नॉट फॉर चिल्ड्रन? अंडर 12 के लिए डेफिनेटली नहीं चाहिए, बिकॉज अंडर 12 के बच्चों को सीवियर नहीं होता कभी भी कोरोना वायरस। तो डेफिनेटली उनको नहीं चाहिए, वायरल लोड पहले ही कम है। और मेरे ख्याल से अगर आपका सबका जो वायरल लोड 24 से अबव है तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मैं आपके डॉक्टर के उसमें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहता। आप जिनसे भी सलाह कर रहे हैं उन्हीं से दोबारा सलाह कीजिए कि सर ये अगर आप कहें तो हमारा सिटी वैल्यू कम है, हमें ऐसे ऐसे आप बता सकते हैं कि हमें एक सेकंड ओपिनियन लिया था, उसमें हमें बताया गया कि इसकी शायद ज़रूरत नहीं है, तो उनसे सलाह लेके आप छोड़ सकते हैं। शिवानी सिमरन जी का सवाल है, आई हैड कोरोना इन सितंबर, सो इज़ इट पॉसिबल टू बी इन्फेक्टेड अगेन? बिल्कुल जी। जो नया म्यूटेटेड ये जो वायरस है या नया जो स्ट्रेन है, डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि वायरस अपने आप को चेंज कर रहा है, वो हो सकता है आपको दोबारा हो। इसलिए आप वैक्सीन भी लगवाइए और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी करें। संगीता बसीन जी शुक्रिया कर रही हैं, आपका भी शुक्रिया है। अंजू माकिन जी, वीट एलर्जी क्योर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप 5 तारीख को कृपया मेरे साथ जुड़ जाइए, डॉक्टर खादर वली जी आपके सवालों का जवाब देंगे। कैसे जुड़ सकते, वीट एलर्जी क्यों, सारी एलर्जीज खत्म, इवन कैंसर फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज तक का भी रिवर्स, HIV तक ठीक हो सकता है अगर हम श्री धान्य मोटे अनाज पे आ जाएं। 2023 में भारत सरकार विश्व के 70 देश मोटे वर्ल्ड मिलेट ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने वाले हैं, और उसमें भारतवर्ष भी है हमारा। तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। आप मेरे पेज पे आ सकते हैं, मैं अपना पेज यहाँ लिख ही देता हूँ आपको, या ये फेसबुक पेज पे भी आ सकते हैं मेरे, या फिर यूट्यूब पे आप मेरे चैनल पे आप इसको आके मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं, ताकि आपको पूरी इसकी जानकारी मिल जाए, ताकि आप इसमें, ये मैंने आपको भेज दिया है, ये सेम नाम पे यूट्यूब और फेसबुक पेज दे दिया है राजा जी। ये फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब पेज भी है, और आप पंचकूला समाचार पे कुछ भी आप लिखेंगे वो मेरे पास फॉरवर्ड होके आ जाएगा। और बस शुक्रिया है सबका। तो मैं 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है,
तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार इस अपील के साथ कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाए रखें, वैक्सीन लगवाएं और सेल्फ इम्पोज्ड अपने दिमाग पर अपना एक लॉकडाउन लगाएं। आप सरकार से अब एक्सपेक्टेशन मत रखें, जहां ज़रूरी है वहीं जाएं। अगर आपको ऑफिस जाना पड़ता है, कम्युनिटी गैदरिंग अवॉइड करें, लोगों के साथ बैठ के खाना मत खाएं, खाना खाते वक्त सॉलिट्यूड 3 फुट की दूरी अपनाएं ताकि आप सेफ रहें। अगर आपको मास्क उतारना पड़ता है पब्लिक में, तो देखिए कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर में अगर आप रहेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रहेंगे। अनीता सूद जी शुक्रिया कर रही हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। प्लीज़ शेयर योर लिंक, तो मैं कोशिश करूँगा आपको यहाँ लिंक मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने पंचकूला समाचार वालों से कि मेरे फेसबुक पेज का यहाँ लिंक शेयर कर दें या यूट्यूब का यहाँ लिंक शेयर कर दें, ताकि सबको आसानी हो जाए। मेरे परम मित्र दर्शन जी अगर साथ जुड़े हुए हैं तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ कृपया शेयर कर दीजिए ताकि सबको फ़ायदा हो जाए। कैन वाइट स्पॉट्स ऑन फेस बी क्योर्ड, यह निधि जी का सवाल है। निधि जी, मैंने बिल्कुल कहा अगर हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं तो डेफिनेटली इसको भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये साधना करनी पड़ेगी हमारे साथ। 6, 8, 10 महीने लगेंगे। आपको अपना फूड बदलना पड़ेगा, आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। आप मेरे फेसबुक पेज पे दर्शन जी अभी शेयर कर देंगे, यूट्यूब और फेसबुक दोनों के लिंक यहाँ पे आप लोग मेरी सारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, या गूगल पे आप मेरा नाम लिखें तो भी दोनों आ जाएंगे, DRHK खरबंदा। आपको सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। या 5 तारीख को शाम को 7 बजे मैं दोनों जगह मिलेट मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर खादर वली के साथ लाइव होऊंगा, तो आप सब लोग ट्यून इन कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इजाज़त लेने का समय हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।